हेलो गाइस। आप लोगों के लिए मैं अभी आरआरबी जेई के लिए आप लोगों के लिए कुछ आरसीसी के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेके आया हूँ। तो जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मुझे पता है कि आप लोग बेहतरीन तरीके से उनको करेंगे भी और सभी लोग एक एक क्वेश्चंस को देखेंगे भी उससे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक अनाउंसमेंट है, वो अनाउंसमेंट भी देख लेते हैं हम। ठीक है, बेसिक अनाउंसमेंट क्या है भैया, हमारा जो ऑफर की जो लास्ट डेट है, जो हमारे ऑफर की जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च है। ठीक है भैया, 31 मार्च है। और अगर 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 3199 का मिलेगा। 1 साल का सब्सक्रिप्शन 4799 का है और 2 साल का सब्सक्रिप्शन 6399 का है। और कोड आपको कौन सा लगाना है कोड आपको सिविल गुरु कोड लगाना है। कौन सा कोड लगाना है भैया? सिविल गुरु कोड लगाना है आप लोगों को। तो ये याद रखें, जिस भी स्टूडेंट को ये ज्वाइन करना है बड़े आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। और कुछ बेसिक अगर किसी को जो यूपीपीएससी एई की प्रैक्टिस बैच भी लेना है तो आप ले सकते हो यहाँ से सिविल गुरु कोड लगाकर। ठीक है भैया, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जो लड़के आरआरबी का जो पेपर है, आप सभी लोगों को पता है, डेट आ चुकी है। जो भी आरआरबी जेई की जिसको भी तैयारी करनी है उनके लिए हमने 499 का एक बैच निकाला है। आप 499 में आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हो। कोड क्या लगाना है भैया? सिविल गुरु कोड, सिविल गुरु, जिसमें हम 5000 एमसीक्यू करवा रहे हैं आप लोगों के सामने। 5000 एमसीक्यू करवा रहे हैं तो कोड आपको सिविल गुरु लगाना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पूरा एक साथ। सिविल गुरु कोड है, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए सिविल गुरु कोड आप लोगों को लगाना है। ठीक है, चलो आगे। ये हमारा आरआरबी जेई सीबीटी 2 के बारे में है कि जसपाल सर भी क्लास ले रहे हैं, मैं ले रहा हूँ, अमित विजय सर, प्रमोद सर, अपूर्व सर और भी हमारी काफ़ी फैकल्टी जो इसमें क्लास ले रही हैं। एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमने ऑलरेडी, एक सेकेंड, हमने ऑलरेडी एक एसएससी जेई का भी बैच अनाउंस कर दिया है। एसएससी जेई का जो बैच है हमारा 30 तारीख से स्टार्ट हुआ है, जिसको आप सिविल गुरु कोड लगाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। कौन सा कोड लगाकर भैया? सिविल गुरु कोड लगाकर। तो ये भी आप बेहतरीन तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारे प्लस फीचर्स हैं, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए भैया। क्लियर? तो अभी हम आरसीसी के क्या करते हैं भैया? एमसीक्यू करते हैं, आरसीसी के एमसीक्यू। और फिर हम बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करते हैं भैया एमसीक्यू को, ताकि आप लोगों की भी एक शानदार तरीके से आपकी क्या हो जाए भैया, तैयारी हो जाए। एक बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो जाए, आपको भी लगे कि भैया चलो हमारी तैयारी हो रही है। क्लियर? जब तक तैयारी आपकी बेहतरीन नहीं होगी बात बनेगी नहीं। तो चलो आप लोगों के सामने पहला सवाल आप लोगों के सामने है और एक एक स्टूडेंट हर एक सवाल को बहुत प्यार से करेगा, क्योंकि ये सब सवालों से आपको बहुत 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 आप लोगों को क्या मिलेगी? हेल्प मिलेगी। तो देखो सवाल क्या कह रहा है पहला, ध्यान से सुनना एक एक सवाल को। व्हाट विल बी द अल्टीमेट लोड? लाइव लोड आपको गिवन है, डेड लोड आपको गिवन है, विंड लोड आपको गिवन है और आपको अंडर यूनिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, और आपको क्या निकालना है? अल्टीमेट लोड निकालना है। तो आपको यहाँ पर आपको लोड कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा। क्या आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? लोड कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा। लोड कॉम्बिनेशन, और मैं इधर मान लो आपका लिख देता हूँ डिजाइन लोड, लोड कॉम्बिनेशन, और इधर मैं लिख देता हूँ क्या भैया? डिजाइन लोड। जैसे अगर आप डेड लोड और लाइव लोड को ले रहे हैं तो लो भैया, कितनी फैक्टर ऑफ सेफ्टी? 1.5 इंटू कितना है भैया? लाइव लोड, सॉरी डेड लोड कितना है? 40, और लाइव लोड के लिए भी कितना? 1.5, और लाइव लोड कितना है भैया? 60। इसको क्या आपका कितना आ गया? 150 किलो न्यूटन आ गया। अब आप डेड लोड ले लिया कॉम्बिनेशन, और किसका ले लिया? विंड लोड का ले लिया। वही फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 और 40 प्लस प्लस आपका कितना है? 1.5, विंड लोड कितना है भैया? 10। इनको करोगे 75 किलो न्यूटन आ गया। एक एक चीज़ को ध्यान से सुनते हुए चलना भैया। अब आपने अगला ले लिया, डेड लोड ले लिया, लाइव लोड ले लिया और विंड लोड ले लिया। इसमें क्या हो जाएगा भैया? फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.2, 40 प्लस 1.2 इंटू 60 प्लस 1.2 इंटू 10, ये आएगा आपका 132। इनमें से जो मैक्सिमम आएगी वो आपका क्या हो जाएगा? अल्टीमेट हो जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा भैया? 150 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा भैया? 150। मेरे हिसाब से किसी भी सज्जन को कोई भी तकलीफ नहीं हुई होगी इस सवाल को करने में। मेरे हिसाब से तो काफ़ी आसान था। चलो बाकी लोग इस सवाल को करो जल्दी से। परमिसिबल स्ट्रेस अंडर बेंडिंग एंड डायरेक्ट कंप्रेशन फॉर M20, जो भी लड़का देख रहे हैं रिकॉर्डेड, सभी लोग कमेंट करके आंसर देंगे। फॉलोइंग द वर्किंग स्ट्रेस
मेथड ऑफ डिजाइन ऑफ कंक्रीट। बताओ भैया सभी लोग बताइए, एक बार मैं वॉइस वगैरह देख लेता हूँ सब कुछ सही है क्या। यस एकदम करेक्ट है सभी लोग। तो परमिसिबल स्ट्रेस, लो मैं इसको थोड़ा साइड में भी कर देता हूँ अगर आपको नहीं दिख पा रहा है तो। बड़ी आसानी से बताइए। देखो आपको क्या पूछा है इसमें, आपसे एक तो बेंडिंग पूछा है, एक आपसे डायरेक्ट कंप्रेशन पूछा है। बेंडिंग, अब आपको ऑलरेडी आप लोगों को पता भी होगा, अगर मैं बेंडिंग के बारे में बात करूं, क्लियर, यानी सिग्मा सीबीसी के बारे में बात करूं, अगर M15 है तो लगभग किससे डिवाइड करते हैं, 3 से, तो 5 आ जाएगा। M20 के केस में 7 आ जाएगा। M25 के केस में कितना आ जाएगा, 8.5 आ जाएगा। मैं सबका लिखता चल रहा हूँ। और किससे डिवाइड करते हैं इसमें, 3 से, FC के बाई 3, FC के बाई 3। अगर मैं M35 की बात करूं तो 11.5, अगर मैं M40 की बात करूं तो 13, अगर मैं M45 की बात करूं तो 14.5। अगर मैं डायरेक्ट कंप्रेशन की बात करूं, डायरेक्ट कंप्रेशन की बात करूं तो भैया सिग्मा सीसी यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, इसके लिए कितना आएगा 5, इसके लिए कितना आएगा भैया 6, इसके लिए कितना आएगा भैया 8, इसके लिए कितना आएगा भैया 9, इसके लिए कितना आएगा भैया 10, और इसके लिए कितना आएगा 11। आपके लिए किससे पूछा, M20 का पूछा है क्या, M20 का पूछा है तो भैया मैं M20 की ये वैल्यू उठाऊंगा M20 के लिए। तो मेरे लिए बेंडिंग तो आ गया 7 और वो आ गया 5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भैया, डी हो जाएगा। किसी भी सज्जन को कोई तकलीफ हो तो मुझे बताइए, मेरे हिसाब से तो कोई भी तकलीफ नहीं होगी आप लोगों को। अगला सवाल, चलो आगे बढ़ते हैं। सर्विसिबिलिटी लिमिट इन लिमिट स्टेट मेथड डील विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। भैया सर्विसिबिलिटी लिमिट इन लिमिट स्टेट मेथड डील्स विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। क्या आएगा भैया इसमें, कंप्रेशन, फ्लेक्चर, डिफ्लेक्शन, शेयर। क्या आएगा भैया सभी लोग बताओ इसमें क्या आएगा। सर्विसिबिलिटी के केस में क्या क्या आता है भैया, सर्विसिबिलिटी के केस में क्या आता है, क्रैकिंग भी सर्विसिबिलिटी के लिए आता है आप लोगों का, डिफ्लेक्शन भी सर्विसिबिलिटी के केस में आता है। तो उठा के देख लीजिए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भैया, डिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा भैया, डिफ्लेक्शन, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला सवाल, द लेंथ ऑफ कॉलम इज 3.5 मीटर, साइज दे रखा है ये, आपको मिनिमम इसेंट्रिसिटी बतानी है। बताइए भैया क्या होगा मिनिमम इसेंट्रिसिटी, बताइए। इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं तो इसको करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही सवाल को, मुझे तो वैसे भी इसका आंसर याद है। क्या आपको भी पता है, कमेंट करके बताइए, मैं वैसे ही कर सकता हूं इस सवाल को। मैं तो वैसे ही कर सकता हूं इस सवाल को। भैया जो इसेंट्रिसिटी है वो आपकी 20 से कम हो ही नहीं सकती, जब 20 से कम नहीं हो सकती तो इसका आंसर क्या आएगा 20। पर मुझे तो सर निकाल कर बताइए, बिल्कुल निकाल कर बता सकता हूं। जो अनसपोर्टेड लेंथ है वो कितनी दे रखी है, जो अनसपोर्टेड लेंथ है वो 3500 mm दे रखी है। यस, साइज ऑफ द कॉलम, साइज ऑफ द कॉलम वो कितना है 350 है क्या, 350 mm है। लो भैया आपको मिनिमम इसेंट्रिसिटी निकालनी है। मिनिमम इसेंट्रिसिटी क्या बोलता है, सॉरी एक मिनट, L बाई 500 प्लस B बाई 30 और 20, इनमें से जो मिनिमम हो वो हम ले लेंगे। इनमें से जो मिनिमम है वो हम क्या करेंगे भैया, ले लेंगे। इनमें से जो भी मिनिमम होगी वो हम ले लेंगे, इनमें से जो भी मिनिमम होगी वो हम ले लेंगे भैया। अब मेरी बात ध्यान सुनो, इनमें से जो भी मिनिमम होगी वो हम ले लेंगे। तो वैल्यू पुट करो इसमें, L कितना है 3500 बाई 500 प्लस B 350 बाई 30, ये लगभग आएगा 8.66 और 20। क्लियर, तो इसमें से क्या आ जाएगा भैया, तो आप सॉरी ये मैंने क्या लिख दिया, मैक्सिमम लिखना था ना यहाँ पे, क्योंकि 20 से कम तो हो ही नहीं सकता। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 20, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये भी बिल्कुल आसान सवाल था, आप मेरे हिसाब से कोई भी तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए थी। अगला सवाल, क्लियर स्पान, इफेक्टिव डेप्थ एंड सपोर्ट विड्थ ऑफ द सिंपली सपोर्टेड बीम। क्लियर स्पान 2 दे रखा है, इफेक्टिव 180 दे रखी है, सपोर्टेड विड्थ 200 mm दे रखा है। आपको निकालना है इफेक्टिव स्पान निकालना है, निकालिए भैया जल्दी से।
देखता हूँ कितने लोग करते हैं। निकालो भैया, आसानी से निकालिए। निकालो भैया। निकालो भैया। कर दिया सवाल। तो देखो बात क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, क्या होता है भैया, एल नोट प्लस डी और एल नोट प्लस W1/2 प्लस W2/2। ये देखूंगा भैया, इनमें से क्या लूंगा, मिनिमम लूंगा। तो एल नोट तो 2000 क्योंकि एमएम में है, तो 2000 प्लस 180, डी कितना है 180, तो ये कितना हो गया 2180। और ये कितना हो गया 2000 प्लस 200/2 प्लस 200/2, तो ये कितना आ गया भैया, ये 2200 आ गया। इनमें से मिनिमम लेना है 2180, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2180 आ जाएगा। किसी भी सज्जन को मेरे हिसाब से तो कोई भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। चलें आगे, चलो भैया सभी लोग इसका बताइए। बहुत ही आसान सवाल है और ऐसे सवाल खूब आते हैं भाई, बहुत बार देखा जाता है ये सवाल भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इफेक्टिव विड्थ मोनोलिथिक। मोनोलिथिक क्या होता है, मोनोलिथिक बीम वो बीम होती है जिसमें आपने साथ साथ कास्ट कर रखा है बीम और स्लैब को। एल नोट क्या होता है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। एल नोट डिस्टेंस है बिटवीन जीरो मोमेंट। याद रखना जो आपका सिंपली सपोर्टेड है उसमें एल नोट ही एल इफेक्टिव के बराबर होता है। अगर मैं किसकी बात कर लूँ, अगर मैं कंटिन्यूस की बात करूँ तो एल नोट 0.7 एल इफेक्टिव के बराबर हो जाएगा। ये भी IAS कोड की रिकमेंडेशन है, आपको पता होना चाहिए। अब बात क्या कर रहा है भैया, ये आपसे किसके लिए पूछ रहा है, एल सेक्शन के लिए पूछ रहा है। ये तो बहुत ही आसान हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा गाइस, इसका तो बी आ जाएगा, सॉरी सी आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा सी। अगर मैं आपको तो लिखवा भी देता हूँ। पहले मान लो मोनोलिथिक की बात कर लेते हैं। अगर मोनोलिथिक में टी बीम के बारे में पूछा है तो क्या फॉर्मूला होगा, बी एफ बराबर हो जाएगा इस BW यानी विड्थ ऑफ वेव एल नोट बाई 6 और 6DF। क्लियर। अगर मैं किसके बारे में बात करूं, एल बीम के बारे में बात करूं तो बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, BW प्लस एल नोट बाई 12 प्लस 3DF। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आइसोलेटेड के लिए बात करूं, आइसोलेटेड में टी बीम के लिए बात करूं तो बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, BW प्लस एल नोट बाई बी प्लस 4। और भैया एल बीम के लिए क्या हो जाएगा BF, तो BW प्लस 0.5 एल नोट बाई बी प्लस 4। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ क्या है, आता रहता है। जैसे मैं यहाँ पर BF क्या होता है, इफेक्टिव विड्थ ऑफ लेंस। यहाँ पर एल नोट क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन, साफ साफ लिखा है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट। BW क्या है यहाँ पर, विड्थ ऑफ वेव। सारी चीज़ यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन कर रखी है, मेरे हिसाब से कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। अगला सवाल आप लोगों की स्क्रीन के सामने कह रहा है कि फॉर फुल्ली स्ट्रेस बार इन टेंशन व्हाट इज LD/5 फॉर FE 250 ऑफ स्टील M25 ग्रेड। LD क्या है, डेवलपमेंट लेंथ, और 5 क्या डायमीटर ऑफ द बार। आप लोगों को बताना है भैया LD/5 क्या होगा। तो देखो LD/ अगर मैं 5 लिखूं, ध्यान से आप लोग भी करें पहले सवाल को। LD/5 क्या होता है भैया, 0.87 FI। अगर छोड़ो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, पहले डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है, डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला होता है 0.87 FI 5/4 टाउ BD। अब अगर मैं यहाँ पर लिखूँ डेवलपमेंट लेंथ बाई डायमीटर ऑफ द बार करूँ तो कितना आ जाएगा 0.87 FI और 4 टाउ BD। अब मुझे एक बात बताइए, 0.87 और FI कितना है 250, अब 4 और टाउ BD की वैल्यू आपकी डिपेंड कर जाएगी भैया ग्रेड के ऊपर। ग्रेड क्या आपका M25 के लिए कितनी होगी भैया 1.4। और यहाँ पर मैंने इसको जब सोल्व करूँगा तो डेवलपमेंट लेंथ बाई जो डायमीटर ऑफ द बार है ये आएगा 38.84, यानी LD/ बराबर कितना आ गया 38.84 इंटू 5। तो इसका जवाब क्या दोगे आप, इसका दोगे D आंसर दोगे। जबकि आपको और बता देता हूँ, देखो
आपका अगर M20 है तो कितना हो जाएगा 1.2, फिर 1.4 आता है, 1.5 आता है, 1.7 आता है, 1.9 आता है। मैंने तो ऐसे याद रख रखी है। M25 ये M30 की है, ये M35 की है और ये M40 के, ये भी आपको पता होनी चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से इनको भी सवालों को कर सकते हो। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल भैया बड़े आराम से इसको भी कर सकते हो। क्या कह रहा है सवाल? सवाल कह रहा है एज पर आई एस कोड की रिकमेंडेशन है, ए बिल्डिंग हैविंग लैटरल डायमेंशन अबव, बताना है भैया, शुड बी चेक फॉर द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये तो लो भैया आई एस कोड की रिकमेंडेशन है 19.5.1, क्लियर, डू नॉट एक्सीड 45 मीटर। तो कितना आ जाएगा भैया 45 मीटर। तो ये आई एस कोड की रिकमेंडेशन थी जो आपको पता होना चाहिए। और लो भैया ये मेरा फेवरेट सवाल जो आप लोगों के लिए आ गया, जो आरआरबी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज मिनिमम सीमेंट कंटेंट रिक्वायर्ड फॉर आरसी वर्क विच इज एक्सपोज टू एग्रेसिव सब सोइल और ग्राउंड वाटर। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए किसकी बात कर रहा है और किसके लिए बताना है, आरसीसी के लिए बताना है। पहली बात तो दोनों चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। पहली बात तो ये किस कंडीशन की बात कर रहा है, ये वेरी सीवियर की बात कर रहा है। और मुझे कैसे पता चला? जब मैंने ये पढ़ा अग्रेसिव सब सोइल और ग्राउंड वाटर। अगर यहाँ पे टाइडल लिख देता तो एक्सट्रीम, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको भी याद आ जाएगा। एक होता है एक्सपोजर कंडीशन माइल्ड, फिर होता है मॉडरेट, फिर होता है गाइस सीवियर, क्लियर, फिर होता है वेरी सीवियर, क्लियर, और फिर होता है एक्सट्रीम। और मुझे तो याद है, आपको क्या याद है? इसके लिए जो आपका जो मिनिमम सीमेंट कंटेंट होता है कितना होता है भैया? 220, 240, 250, 260 और 280, क्लियर, ये होता है। अगर मैं आपको पूछूं, अगर आप मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो भी पूछें तो मेरे ये भी याद है इसका। तो कैसे? 0.6, 0.6, 0.5, याद रखना 0.5, 0.45 और 0.4 याद रखना। ये जो दोनों वैल्यू हैं ये किसके लिए हैं भैया? ये पीसीसी के लिए हैं। किसके लिए हैं? पीसीसी के। जबकि आपके सवालों में किसके लिए पूछा गया है? आपके लिए आरसी का। वो आरसीसी के लिए तो सबको याद है 300, 300, 320, 340 और 360। ये तो क्या है भैया? ये तो सीमेंट की होगी। और आपसे तो क्या पूछा है? सीमेंट का ही पूछा है। और वेरी सीवियर 200, 340। अब क्या वाटर कंटेंट भी पूछ सकता है? यस, 0.55, 0.55, 0.5, 0.45। याद रखना 0.45 कितने बार आता है? 2 बार आता है। और ये फिर क्या आ जाएगा? 0.4। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख देता कॉन्क्रीट एक्सपोज, अगर मैं ऐसे लिख देता कॉन्क्रीट एक्सपोज कोस्टल एरिया, तब कौन सा होता भैया? तब मैं माइल्ड की बात कर रहा होता, क्लियर। अगर मैं ऐसे लिख देता कॉन्क्रीट कंटिन्यूअस अंडर वाटर, क्या लिख देता? कॉन्क्रीट कंटिन्यूअस अंडर वाटर, तो किसकी बात होती? मॉडरेट की होती। अगर मैं ऐसे लिख देता कॉन्क्रीट इमर्ज अंडर सी वाटर, कॉन्क्रीट इमर्ज अंडर सी वाटर, तो किसकी बात होती? सीवियर की। वेरी सीवियर के लिए तो दे दिया है। और अगर मैं किसके लिए लिख दूं? टाइडल जोन के लिए, तो क्या हो जाएगा भैया? एक्सट्रीम हो जाएगा। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मेरे हिसाब से आसान सवाल है, कोई बड़ी बात नहीं। अगला सवाल देखो, एक्सपोज टू सी कोस्ट एरिया, वैसे ही बता दिया एक्सपोज टू सी कोस्ट एरिया, तो किसकी बात हो रही? अभी जस्ट मैंने बताया किसकी बात हो रही है। तो लो भैया, जिसको याद है लड़के वो तो इसको 1 सेकंड में कर देंगे। सर ये तो हमारे लिए फ्री के नंबर हैं, ये तो हमारे लिए क्या है सर? ये तो हमारे लिए फ्री के नंबर है, हम इनको क्या ही समझें। उनके लिए तो सच में ये फ्री के ही नंबर है। और जो हैं जिनको कुछ नहीं पता उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है। वही मैं माइल्ड लिख रहा हूँ, मैं मॉडरेट लिख रहा हूँ, माइल्ड के लिए लिख दिया मॉडरेट, फिर वही सीवियर लिख रहा हूँ और फिर वेरी सीवियर लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना। और फिर मैं एक्सट्रीम लिख रहा हूँ, फिर मैं क्या लिख रहा हूँ? एक्सट्रीम। अगर मैं आपसे मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट पूछूं तो इसके लिए M20, इसके लिए M25, इसके लिए M30 और इसके लिए M35 और इसके लिए M40। अगर मैं नॉमिनल कवर भी पूछूं तो 20, 30, 45, 50, 75, 20, 30, इसके लिए 45, इसके लिए 50 और इसके लिए 75। अब इसने बोला एक्सपोज टू सी कोस्ट एरिया, यानी किसकी बात हो रही है भैया? सीवियर की बात हो रही है। अभी तो मैंने बताया था आपको, सीवियर के लिए क्या पूछा है? क्लियर कवर पूछा है, यानी नॉमिनल कवर पूछा है 45। नॉमिनल कवर क्यों देते हैं? ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए देते हैं।
तो मेरे हिसाब से कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसमें ये आप लोगों को समझ में नहीं आए। अगला सवाल, चलो अच्छा सवाल है ये भी, इसको भी देखते हैं। पहली बात तो ये किसका है भैया, वर्किंग वर्किंग, क्योंकि इसमें तो आ गया ना वर्किंग, वर्किंग WSM का है। 15 आ गया, कह रहा है कि एक सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम है, विड्थ दे रखा है 25, इफेक्टिव कवर 70, प्रोवाइडेड स्टील भी दे दिया है, मॉड्यूलर रेशियो भी दे दिया है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एक्स निकालना है। निकालो एक बार, सबको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, निकालो। करो भैया जल्दी से बताओ एक बार। करो भैया जल्दी से। चलें भैया, तो जब हम इसमें वर्किंग स्ट्रेस मेथड की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं भैया, सबको पता है क्या करते हैं, मोमेंट ले लेते हैं, मोमेंट ऑफ द एरिया ले लो भैया। तो क्या होगा, B इंटू एक्स बाई टू और MAST D माइनस एक्स, वैल्यू पुट कर रहा हूँ। B 250 इंटू एक्स, 250 mm, ठीक है, mm में कर दिया, x इंटू एक्स बाई टू, 15 AST कितना 1875 सेंटीमीटर स्क्वायर, mm में कन्वर्ट कर दिया हूँ, 700 माइनस एक्स, सोल्व कर लो, x निकाल लो यहाँ से, 300 mm आ जाएगा, यानी 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना, आसान सवाल है। अगला सवाल भैया, शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन रेनफोर्स कंक्रीट सेक्शन इज, क्या होगा भैया। तो देखो सबसे पहली बात बिल्कुल आसान है। अगर मैं बात करूं आपकी, ये पहली बात तो आरसीसी की बात कर रहा है, अगर नॉर्मली बात करता तो पूरा पैराबोलिक होता, क्लियर, पूरा पैराबोलिक होता, पर ये आरसीसी की बात कर रहा है, और आरसीसी में हम क्या मानते हैं कि जो हमारी न्यूट्रल एक्सिस है उसके नीचे जो कंक्रीट है वो क्या है भैया, क्रैक। जो क्रैक है इसका मतलब वो क्या नहीं करेगा भैया, वो शेयर को रेसिस्ट नहीं करेगा, न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर ही है, वही क्या करेगा भैया, वही क्या करेगा, शेयर को रेसिस्ट करेगा। क्लियर, ये बात भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो पैराबोलिक ओनली इन कंप्रेशन एरिया, क्योंकि ये क्या है भैया, कंप्रेशन है, और नीचे क्या है, टेंशन है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चलें आगे, इस बात में किसी भी सज्जन को कोई भी तकलीफ, अरे कहाँ गए, अगला सवाल, इसके ये है ना लास्ट, ये है, अनसपोर्टेड लेंथ बिटवीन एंड रिस्ट्रेन सेल नॉट एक्सीड। बताओ भैया, ये तो बहुत ही आसान है, ये तो सीधा AS कोड की रिकमेंडेशन है, तो सबको पता है क्या आएगा, 16 टाइम्स 16B, लो भैया 16B भैया। चले आगे, अगला सवाल भैया, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला सवाल, इक्वलेंट शेयर इन टॉर्जन, लो भैया, इक्वलेंट शेयर भी निकाला जाता है, इक्वलेंट मोमेंट भी। अगर इक्वलेंट शेयर पूछ रहा है तो आंसर क्या आ जाएगा, C। अगर आपसे इक्वलेंट मोमेंट पूछता, मोमेंट, तो वो क्या होता है, M प्लस T बाई 1.7, 1 प्लस का D बाई B, तब इसका ये आंसर आ जाता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपके एग्जाम में भर भर के आएंगे, फिर आप बोलोगे सर हमें पता नहीं चला। अगला सवाल, स्टार लगा लो, वेरी इंपॉर्टेंट, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है ये आएगा एग्जाम में। क्या कह रहा है सवाल, एज पर IS 456 इन रेनफोर्स्ड एंड प्लेन कॉन्क्रीट फुटिंग, किसके ऊपर बात हो रही है, ऑन सोइल है, या तो ऑन सोइल या ऑन पाइल। अगर ऑन सोइल है तो 150 mm होगा, अगर ऑन पाइल है तब कितना होगा भैया, 300। याद रखना, सीधी IS कोड की रिकमेंडेशन है,
बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। तो सोइल है, ऑन सोइल, इसलिए इसका कितना किया भैया हमने 150 किया। अगर ऑन पाइल होता तो इसका 300 होता। ये बात सबको क्लियर हुई क्या? मेरे हिसाब से किसी भी लड़के का ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो नहीं होना ही चाहिए। चलें भैया आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल का जवाब देंगे सभी लोग। बताइए भैया, ये तो कितना आसान है, अभी तो आया ही था सेम सवाल, अभी तो बताया था। कैसा था? पैराबोलिक था, नीचे कैसा था? पैराबोलिक था, नीचे कैसा था भैया? रेक्टेंगुलर। अभी तो बनाया था सेम सवाल, एक्चुअल का पूछ रहा, जबकि पैराबोलिक और रेक्टेंगुलर। जबकि हम कैसा मानते हैं, एज्यूम तो हम कैसा करते हैं, डिजाइन करके चलते हैं, ये बात भी ध्यान करना। मानते तो हम क्या हैं भैया, मानते तो ये हैं हम, पर एक्चुअल में ये तो एक्चुअल है, पर एज्यूम तो हम क्या करके चलते हैं, यूनिफॉर्म करके चलते हैं। चलें अगला सवाल। ड्यूरिंग ए कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन, ड्यूरिंग ए कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन, अरे करो भैया जल्दी से। कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन प्रोसेस, व्हाट हैपेंस इज फ्री मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो। अरे यार ये तो कितना आसान है, बताओ। ये कह रहा है ड्यूरिंग ए कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन प्रोसेस व्हाट हैपेंस ओ टू इट्स फ्री मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो। अच्छा ये कह रहा है कि जब ग्रेड इंक्रीज होगी तो आपका वाटर कंटेंट रेशियो पर क्या फर्क पड़ेगा। बिल्कुल आसान है, जैसे मैंने मान लो माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, वेरी सीवियर है और एक्सट्रीम है। अगर मैं इसकी बात करूं, किसकी बात करूं, वाटर सीमेंट रेशियो की बात करूं, फॉर एग्जांपल, तो कितना था इसमें 0.55, 0.5, 4545 दो बार और 0.4, तो क्या हो रहा है, ये तो डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे ग्रेड बढ़ती जा रही है तो डिक्रीज हो रहा है। ग्रेड कैसे बढ़ रही है, कितनी इसकी, M20, M25, M30, M40, सॉरी M35 और M40। कवर कितना होता है 20, 30, 45, 50, 75। तो ये तो क्या, जैसे जैसे ग्रेड बढ़ती जा रही है ये तो डिक्रीज होता जा रहा है, तो डिक्रीज आएगा। चलो, अरे ये तो बताओ रे, सीधा फॉर्मूला एज पर IS। बताइए भैया, अब ये मत बोलना सर ये नहीं पता, अगर ये फॉर्मूला भी नहीं पता तो फिर कैसे बात बनेगी यार। अगर ये, चलो ये तो सबको ही पता होगा। अगला सवाल, शॉर्ट टर्म, जब भी देखो मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी, पहली बात तो मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी तीन तरीके की होती है, एक यंग मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी, एक सेयर मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी, एक होता है बल्क मॉडुलस। यहाँ पर पहली बात तो बात हो रही है यंग की, और यंग में भी किसकी बात हो रही है, शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी। जब शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी की बात होती है तो हम उसमें क्रीप और श्रिंकेज को कंसिडर नहीं करते हैं। हम उसमें किसको कंसिडर नहीं करते हैं, क्रीप और श्रिंकेज को कंसिडर नहीं करते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर बड़े प्यार से आ जाएगा फर्स्ट। अगर मुझे बोल दो कि लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी है, अगर मुझे लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी बोल दे तो शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी बाई 1 प्लस थीटा हो जाएगा। शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी कितना होता है 5000 रूट FC के बाई 1 प्लस थीटा हो जाएगा। और थीटा क्या होता है भैया, आप लोगों को पता होना चाहिए, थीटा होता है क्रीप स्ट्रेन कोफिशिएंट। क्रीप स्ट्रेन कोफिशिएंट मतलब जो 7 डेज का कितना होता है, जो 7 डेज का 2.2 होता है, और 28 डेज का कितना होता है 1.6 होता है, और 1 ईयर का कितना होता है 1.1। इसका मतलब जैसे मैंने लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी की बात करी, यहाँ पर मैंने किसको कंसिडर कर लिया, हम यहाँ पे श्रिंकेज और क्रीप को कंसिडर कर लेते हैं, श्रिंकेज एंड क्रीप को कंसिडर कर लेते हैं। ये भी प्री का सवाल बन गया कि किसको शामिल कर लेते हैं, किसको शामिल नहीं करते। चलें अगला सवाल, बहुत ही आसान, मेरे से सवाल के बारे में मत पूछना, IS कोड की सीधी सीधी रिकमेंडेशन है भाई, मेरे से इसके बारे में बिल्कुल भी बात मत करना, अपने नोट्स खोलना पढ़ लेना कितना आएगा। फिर भी अगर ये मैं चाहूँगा जितने भी लड़के देख रहे हैं इसको तो ज़रूर कमेंट करके बताइए कितना होगा इसका। तो जितने भी लड़के देख रहे हैं इसको तो ज़रूर ही कमेंट करके, एक मिनट सॉरी, ज़रूर ही कमेंट करके बताइए इसका कितना होगा। कितना होगा भैया 0.8 होगा। कितना होगा भैया 0.8। ये भी बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे तो आसान लग रहा है, बाकी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला सवाल, इन स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम फॉर ए रेक्टेंगुलर सेक्शन सिंगली रेनफोर्स बीम है लिमिट स्टेट मेथड द सेंट्रोइड ऑफ कंप्रेसिव फोर्स लाइज एट ए डिस्टेंस। हो देखो कितना आसान है, प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन इवन आफ्टर द बेंडिंग। इसका मतलब होता है जो स्ट्रेस का वेरिएशन है वो कैसा है, पहली बात तो ये बताओ, वो होता है गाइस लीनियर। क्लियर, ये बात मेरी बात ध्यान रखना,
उसके बाद आता है गाइज स्ट्रेस। स्ट्रेस आपका ऐसा होता है, कहाँ तक कर्व पैराबोलिक होता है, किस स्ट्रेन तक कर्व पैराबोलिक होता है, 0.002 तक होता है। क्लियर ये बात। उसके बाद कैसा हो जाता है भाई, रेक्टेंगुलर हो जाता है। इसके करस्पॉन्डिंग कितना होता है, 0.45 एफसी के। ये वाली वैल्यू कितनी निकल के आती है, एक एक चीज रटी होनी चाहिए, 4/7 एक्सयू। ये कितना निकल के आती है, 3/7 एक्सयू। एक्सयू क्या होती है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। कहाँ पे आपका सी लग रहा होगा, ये लो, ये लग रहा होगा 0.42 एक्सयू पर। तो लीवर आर्म कितनी हो जाती है भैया, लीवर आर्म आपकी हो जाती है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 0.87 FIAST। लीवर आर्म होती है दो फोर्सों के बीच की दूरी, तो D माइनस 0.42 एक्सयू। तो ये आपकी लीवर आर्म हो जाएगी। क्लियर बात समझ में आ गई। एक्सयू बराबर एक्सयू लिमिटिंग किस सेक्शन के लिए होता है, बैलेंस सेक्शन के लिए होता है। एक्सयू अगर आपका छोटा आ गया एक्सयू लिमिटिंग से तो अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन है, अगर आपका एक्सयू बड़ा आ गया एक्सयू लिमिटिंग से तो ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन है। जो आपका FCK होता है वो क्या होती है, आपकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है किसकी, 150 mm³ की। भाई कितने दिन पर, 28 दिन पर। आपका जो 0.67 FCK होती है, ये क्या होती है भैया, जो 0.67 FCK होती है ये स्ट्रेंथ होती है किसकी भैया, स्ट्रक्चर की। ये स्ट्रक्चर के 0.456 FCK क्या है भैया, ये डिजाइन स्ट्रेंथ है। क्लियर ये सारी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए, जब तो चीज़ें लगेंगी आसान, नहीं तो भैया आपके लिए चीज़ें हो जाएंगी टफ। फिर आप बोलोगे सर ये तो बहुत टफ हो रहा है, ये टफ हो रहा है। अगला सवाल, चलो इसलिए मैं बोलता हूँ हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इन ए रेनफोर्स कॉन्क्रीट कॉलम द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टील बार इज 80 एंड दैट ऑफ कॉन्क्रीट इज AC। द इक्वलेंट एरिया ऑफ द सेक्शन इन टर्म्स ऑफ कॉन्क्रीट इज इक्वल टू, क्या आएगा भैया, सभी लोग बताइए। अब यहाँ पर एक मॉडुलस ऑफ, सभी लोगों को पता है, वो तो आंसर तो सबको पता है, आप लोग वैसे ही कर दोगे। पर मेरा क्या है, मॉडुलस सॉरी, जो आपका मॉडुलर रेशियो M, ये क्या होता है गाइज, आपको ये भी पता होना चाहिए। मॉडुलस यस यस मॉडुलस इलास्टिसिटी किसकी, स्टील की, भाई किसकी भैया, कंक्रीट की। और आपको ये तो पता ही है 280/3 सिग्मा CBC होता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चलें अगला सवाल। चलो IS कोड की रिकमेंडेशन, for a T-beam with heavy load the effective depth is taken, for a T-beam with heavy loads the effective depth is taken as, कितनी लेते हो, कितनी लेते हो भैया। देखो अब मैं इसके लिए आपको बताऊं, मैं आपके लिए, अगर आप इसके लिए मैं एक टेबल बना दूं तो मेरे लिए लगता है कि ये आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा। और मैं चाहूँगा कि हर लड़का इस टेबल को क्या रखे भैया, याद भी रखे। हर लड़का इस टेबल को क्या रखे, याद भी रखे। तो इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, हर लड़का इसको याद तभी रखे क्योंकि मेरी फोटो भी आ रही होगी ना उधर। चलो अगर सिंपली सपोर्टेड के लिए पूछे, सिंपली सपोर्टेड के लिए पूछे तो जो इफेक्टिव लेंथ है, देखो मैं हाथ से ही खींच रहा हूँ, वो कितनी होगी, 1/12 टू 1/15 ऑफ द स्पान। क्या सभी लड़के याद रख लेंगे, मेरे हिसाब से तो याद रखना चाहिए एक एक बात। अब मैं बात कर लेता हूँ कंटिन्यूस की, अब मैं बात किसकी कर लेता हूँ, कंटिन्यूस की, कंटिन्यूस की। अब कंटिन्यूस में भी बात कर रहा हूँ मैं किसकी भैया, लाइट लोड की, किसकी, लाइट लोड की। तो वन लाइट लोड की हो जाएगी 1/15 टू 1/20 ऑफ द स्पान। देखो एक एक चीज़ को मैं बताते हुए चल रहा हूँ। अगर मैं फिर मीडियम की बात करूँ, अगर मैं मीडियम की बात करूँ तो 1/12 टू 1/15 ऑफ द स्पान, ऑफ द स्पान। अगर मैं हैवी की बात करूँ तो 1/10 टू 1/12 ऑफ द स्पान। तो भैया यहाँ पर आपका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो क्या लग रहा है भैया, 1/10 ऑफ द स्पान। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे हिसाब से आसानी सवाल है। अगला सवाल IS कोड की रिकमेंडेशन, मिनिमम थिकनेस ऑफ फ्लैट स्लैब। फ्लैट स्लैब आप लोगों ने सबने देखी होगी, जो पेट्रोल पंप वाली रहती है फ्लैट स्लैब, जो डायरेक्ट कॉलम के ऊपर रेस्ट कर रही होती है स्लैब, उसको बोलते हैं फ्लैट स्लैब। तो यहाँ पे मिनिमम थिकनेस कितनी होती है गाइस, IS कोड की सीधी सीधी रिकमेंडेशन 31.2.1 125 mm कितनी होती है भैया, 125 mm। चलें अगला सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी IS कोड की रिकमेंडेशन है। सभी लोग पढ़कर बताओ क्या होगा, सभी लोग बड़े आराम से पढ़कर बताइए कितना होगा। बताइए भैया कितना होगा।
बताइए भैया जी, बताइए। कितना होगा अगर सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूस की पूछे तो 16b और 250b स्क्वायर बाई डी। और अगर कैंटिलीवर की पूछे 25b और 100b स्क्वायर बाई डी। तो आप देख लो कौन सा पूछ रहा है। कैंटिलीवर पूछ रहा है। जब कैंटिलीवर पूछ रहा है तो ये मैं लगा दूंगा सी। चलें अगला सवाल। लो भैया, ये भी IAS कोड की रिकमेंडेशन है। 64 नंबर पेज पे लिखा गया है। तो कितना आएगा 1/2। अगला सवाल। लो भैया, डबली रीइंफोर्समेंट बीम से डायरेक्ट सवाल। तो कितना आएगा भैया, ASC पूछ रहा है। ASC तो फर्स्ट ही आ जाएगी इसमें, तो क्या करना है, ASC निकाला। ये कैसे निकाला है, C/Z से निकाला है। याद रखना, C/Z से निकला है। इसमें हम T/Z से भी निकालते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे पता रहता है ना MOR क्या रहता है। यस, MOR लिमिटिंग प्लस MOR2। तो MOR लिमिटिंग तो आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो। आप लोगों को पता ही है, एक्सू लिमिटिंग यूज कर निकाल लोगे यहाँ से। तो फिर आप MORT निकालने के लिए क्या करोगे, MOR2 निकालने के लिए बिल्कुल आसानी से आप पहली बात तो क्या करोगे, MOR में से MOR लिमिटिंग घटा दोगे भैया। तो आपसे क्या निकल जाएगा, ये आ जाएगा। और अब इसको आप एक बार C/Z कर दोगे, एक बार आप T/Z कर दोगे। जब आप T/Z करोगे तो आपके पास AST2 निकल के आ जाएगा। और जब आप C/Z करोगे तो ASC निकल के आ जाएगा। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, खूब निकाला होगा आप लोगों ने। चलें, किसी भी सज्जन को मेरे हिसाब से तो कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल, ये भी IAS कोड की रिकमेंडेशन है। लगभग सारी IAS कोड की रिकमेंडेशन कवर हो जाएंगी। द इंक्रीज वैल्यू ऑफ हुक के लिए पूछा है। आप लोगों को सबके लिए पता होना चाहिए, बैंड 45 के लिए कितना होता है भैया, 4/5। गाइज 90 के लिए हर 45 के लिए 4/5 होता है, तो इसके लिए कितना होगा, 8/5। 135 डिग्री के लिए कितना होगा गाइज, 12/5। तो यू टाइप के लिए कितना हो जाएगा भैया, यू टाइप के लिए हो जाएगा आपका 16/5। तो यू के लिए पूछा है 16/5 आंसर आ जाएगा। बताओ इसमें कौन सा ब्रह्मास्त्र चलाना है आपको, कि भैया कौन सा ब्रह्मास्त्र चलाना है। ये लो भैया, सदियों से ये सवाल आ रहा है, क्या पता अब फिर आ जाए। आप लोगों को दे रहा हूँ करने के लिए, आप लोग जल्दी से करिए, एक बार करिए। आप लोगों को मैं करने के लिए दे रहा हूँ, करिए भैया आराम से। लगाओ दिमाग भैया। करो भैया, आपको ऑलरेडी पता भी होना चाहिए। तो क्या लगा दोगे, S1/S2 बराबर D1/D2 का स्क्वायर। तो भैया मुझे बताओ S1 कितना दे रखा है आपको, 100। S2 आपको निकालना है। D1 कितना दे रखा है, 10। और D2 कितना दे रखा है, 12। इसका स्क्वायर कर दो, S2 निकाल लेना, 144 आ जाएगा। S2 144 आ जाएगा। चलें अगला सवाल। लो, अभी तो हमने पढ़ाया था टॉर्जन। तो किसके लिए, MT ग्रेटर देन MU। और MT की वैल्यू क्या होती है, अभी बताया था, TU 1 + D/B/1.7। क्लियर। अगला सवाल भैया, लो ये भी टेबल से ही है सवाल। फॉर हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल रेनफोर्स बार ग्रुप नियर द टेंशन फेस ऑफ सेल नॉट बी ग्रेटर देन Fe 415 विदाउट रीडिस्ट्रीब्यूशन। देखो यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन 0 है। तो IAS कोड में टेबल 250 के लिए फिर कितना होता है, 300। और 415 के लिए कितना होता है, 180 mm। और 500 के लिए कितना होता है फिर, 150 mm। जब रीडिस्ट्रीब्यूशन है तो किसके लिए पूछा, 415, 180 mm आ जाएगा। और अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन मान लो -30 दे रखा होता
तब कितना होता 215, इसके लिए 125, 500 के लिए 105। अगर -15 दे रखा होता रीडिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये -15 सबके लिए बता देता हूँ तो 260, इसके लिए 155, इसके लिए 130, जीरो के लिए तो ये लिखवा दिया। अगर +30 रीडिस्ट्रीब्यूशन होता तो 300, भाई 210 होता, इसके लिए 175 होता। अगर प्लस का 15 होता तो 300 होता भाई, इसके लिए 235 होता, इसके लिए 195 होता। टेबल है, आप जाकर अपने IAS कोड में टेबल चेक कर सकते हो। क्लियर? पेज नंबर 46 पर है, पेज नंबर 46 पर है भैया, टेबल नंबर 15 है, आप जाकर आसानी से चेक कर सकते हो, सब समझ में आ जाएगा वहाँ पर। चलें भैया, अगला सवाल सभी लोग बताएंगे। द एब्सोल्यूट सम ऑफ द पॉजिटिव एंड एवरेज नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। आसान है, कितना भैया WL/8, इसमें तो क्या ही बताऊंगा। अगला सवाल लो भैया, पता नहीं कितनी बार आ चुका है, कर दो अब तो। ये सभी लोग कमेंट में करके बताएंगे ये सवाल, कोई भी लड़का ये तो गलत करेगा ही नहीं भैया, कोई भी लड़का ये सवाल तो भाई गलती से भी गलत मत कर देना। भैया जी तो क्या आंसर आएगा, सबको सीधा सीधा फॉर्मूला है बी। अगला सवाल भैया करो भैया जी करो। मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार रेक्टेंगुलर सर्कुलर, तो भैया बताइए, तो 4 और 6, तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, जब तो मजा आएगा भैया जी, नहीं तो कैसे मामला सेट होगा। 4 और 6 करो भैया। मिनिमम एरिया निकालो, मिनिमम एरिया कॉलम है 6%, मिनिमम 6%, मैक्सिमम 6%, मिनिमम 0.8%। निकाल कर बताओ जल्दी से मुझे, बड़े आसानी से आप लोग निकाल कर बताइए मुझे। तो इसी तरीके से हम दोस्तों सीरीज लाते रहेंगे। तो आज के लिए तो हम इतना ही करते हैं, और इसी तरीके से हम और भी सीरीज लाते रहेंगे, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं इतना, ठीक है। तो इसी तरीके से और भी सीरीज आती रहेंगी। तो सभी लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें भैया, सभी लोग वीडियो को अच्छे से लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगला सेशन भी आप लोगों के सामने मैं जल्दी ही लेकर आऊँगा, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है गाइस मेरे हिसाब से। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट भैया, गुड नाइट, या जो भी है, चलो बाय।